7 मार्च 1971 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया था। इससे पहले ये इलाका वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश को ये आजादी एक लंबी लड़ाई के बाद मिली थी, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है। और आजादी से ठीक 4 महीने पहले ही इस देश का सामना एक भयानक साइक्लोन तूफान से भी हुआ था, जिसमें 5 लाख बांग्लादेशी मारे गए थे और करोड़ों बेघर हो गए थे। इस तूफान को ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे भयानक नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। पहले ही से भुखमरी और जंग की वजह से बर्बाद बांग्लादेश की कमर इस साइक्लोन ने पूरी तरीके से तोड़कर रख दी थी। और जब ये देश आजाद हुआ तब बांग्लादेश एक कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। पाकिस्तान से अलग होने के बाद ये देश साउथ एशिया का सबसे नया लेकिन सबसे गरीब देश बन गया था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये थी कि लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाया करते थे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 26 साल थी। साथ ही साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 37% तक पहुंच गया था। मतलब हर 3 में से 2 बच्चे 5 साल की एज तक पहुंचने से पहले ही मर जाया करते थे। दुनिया बांग्लादेश को एक गरीब और वीरान देश की नजर से देख रही थी, एक ऐसा देश जिसके नसीब में गरीबी, भुखमरी और लाचारी लिखी जा चुकी थी। लेकिन आज ये नजरिया बदल चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर आज बांग्लादेश तरक्की और प्रोग्रेस का सिंबल माना जाता है। पिछले 30 सालों में यहाँ की गवर्नमेंट्स ने ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने इस देश की किस्मत को नए सिरे से लिखा है। आज की बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 180% की तेजी से ऊपर जा रही है और इस देश की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है, जबकि इसकी पर कैपिटा इनकम अपने पुराने पड़ोसी पाकिस्तान से 50% तक ऊपर हो चुकी है। और साल 2030 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी भी पाकिस्तान से डबल हो जाएगी। लेकिन आखिरकार जंग, तबाही और भुखमरी से अपनी आजादी की शुरुआत करने वाला बांग्लादेश आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचा कि उसकी करेंसी अपने फॉरेन कॉलोनाइजर पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा मजबूत हो गई। और आने वाले 20 सालों में हालत ये हो जाएगी कि ये देश डेवलप्ड कंट्रीज की गिनती में आने लगेगा। Bangladesh's Durga Puja gift to India with the Bangladesh economy. The IMF said Bangladesh now, where the country's central bank is making and we turn focus to Bangladesh now, India's neighbor. Bangladesh was one of the first in the developing world. The Bangladesh government has granted permission for the export of nearly 4,000 metric tons of Hilsa fish. देखिए 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान ने इस देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तब हालात बहुत नाजुक थे। एक लंबी लड़ाई के बाद ये देश आजाद हुआ था। आजादी की लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पीछे तबाही, गरीबी और लाशें छोड़ गई थी। नए नए आजाद हुए इस देश में कोई पावरफुल गवर्नमेंट ना होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज यहाँ नहीं थी। अब शेख मुजीबुर रहमान के सामने इस देश को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने का चैलेंज सामने खड़ा था। अवामी लीग पार्टी के इस नेता ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली और बर्बादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके इस देश को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी उठाई। गवर्नमेंट में आते ही शेख मुजीबुर रहमान ने देश के सारे बैंक और लगभग 700 इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। ये फैसला उस वक्त बहुत मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी था, क्योंकि बांग्लादेश के लगभग सारे ही बड़े बिजनेसमैन उनकी पार्टी के सपोर्टर थे। हालांकि उन्होंने बैंकिंग, इंश्योरेंस और अक्सर इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था, लेकिन फिर भी करप्शन और हाई क्राइम रेट जैसी मुश्किलें उनके रास्ते में खड़ी थी। बची कुची कसर यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश की फॉरेन एड रोक करके पूरी कर दी और अभी अभी पैदा हुआ ये देश बिल्कुल अकेला पड़ गया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि सिर्फ 9 महीने के अंदर खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से 15 लाख लोग मौत के घाट उतर गए। इन्फ्लेशन रेट 400% तक ज्यादा हो गया और जो अनाज आम जनता तक पहुंचना चाहिए था, उसे इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर लोगों के लिए स्टॉक किया जाने लगा था। साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ लिबरेशन वॉर में हिस्सा लेने वाले अक्सर लीडर भी इस देश के इकोनॉमिक एसेट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसे में जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की, जो देश के लोग और उसके एसेट की हिफाजत कर सके। और शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट ये काम करने में बिल्कुल नाकाम रही। आखिरकार 1977 में जनरल जियाउर रहमान ने तख्ता पलट करके खुद देश चलाने का फैसला किया। जियाउर रहमान को ये बात पता थी कि बांग्लादेश की रिकवरी बिना फॉरेन एड के बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने हर वो कदम उठाया जिससे इस देश को फॉरेन एड मिल सके। जियाउर रहमान ने पहली बार बांग्लादेश की इकोनॉमी खोल दी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खूब सपोर्ट किया। सारी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे प्राइवेट सेक्टर तरक्की करने लगा। जनरल जिया बांग्लादेश को हांगकांग, साउथ कोरिया और सिंगापुर के रास्ते पर चलाना चाहते थे। उनके दौर से ही इस देश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद पड़ी
और इस देश की तरक्की का स्टेज वहीं से सेट हुआ। इकोनॉमी प्राइवेट हुई तो प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को खूब जॉब्स मिली और धीरे धीरे बांग्लादेश में गरीबी का स्तर कम होने लगा। और फिर इस मोड़ पर सामने आए मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने दुनिया को माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब था छोटे बिजनेसमैन को बिजनेस सेट करने के लिए कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना। बाद में चलकर 2006 में उनको इस कॉन्सेप्ट की इन्वेंशन की वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया। उनका ये फॉर्मूला काम कर गया और नए छोटे छोटे बिजनेस एंटरप्राइजेस भी मार्केट में आ गए। इसके अलावा कई एनजीओज ने भी हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी फील्ड में जमकर काम करना शुरू कर दिया, जिससे बांग्लादेश की ओवरऑल तस्वीर पहले से अच्छी होने लगी थी। यहाँ तक कि देश भर में चाइल्ड डेथ भी 90% तक कम हो गई थी। मार्शल लॉ हटा तो इस देश ने इंडिया की तरह एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाया और धीरे धीरे कई इंडस्ट्रीज यहाँ पर तरक्की करने लगी। लेकिन इस बीच गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की बैकबोन की हैसियत से उभरी। इस इंडस्ट्री ने औरतों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया, जो कि इससे पहले सिर्फ अपने घरों में ही रहती थी। और देखते ही देखते दुनिया भर में बांग्लादेशी कपड़ा एक्सपोर्ट होने लगा। अकेले दम पर गारमेंट इंडस्ट्री ने लाखों बांग्लादेशियों को रोजगार दिया और देश की जीडीपी में भी अच्छा खासा हिस्सा ये इंडस्ट्री डालने लगी। यहाँ के कपड़ों के साथ बांग्लादेशी कारीगरों की शोहरत भी दूसरे देशों में होने लगी और लाखों बांग्लादेशी यूरोप, मिडिल ईस्ट और अमेरिकन कंट्रीज में काम करने के लिए बुलाए जाने लगे, जिससे देश के पास अच्छी खासी फॉरेन करेंसी जमा होने लगी। इन सब चीजों का असर ये हुआ कि करोड़ों की आबादी वाला ये देश धीरे धीरे गरीबी से बाहर आने लगा। हर तरह की इकोनॉमिक सक्सेस के बावजूद आज बांग्लादेश कई तरीके के चैलेंजेस से जूझ रहा है। जैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक गारमेंट इंडस्ट्री पर डिपेंड हो चुकी है। आज भी बांग्लादेशी सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से पर ईयर $4 बिलियन कमाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर इस इंडस्ट्री का डिक्लाइन होता है तो पूरा का पूरा बांग्लादेश कोलैप्स कर जाएगा। इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से भी यहाँ के शहरों में लगातार आबादी बढ़ रही है। सिर्फ राजधानी ढाका में 2,24,78,000 लोग रहते हैं और ये आबादी हर साल 3% की स्पीड से बढ़ रही है। इन सब के बावजूद बांग्लादेश ने एज अ कंट्री खुद को साबित किया है, क्योंकि ओवरसीज कंट्रीज में बांग्लादेशी मजदूर सबसे कम मजदूरी पर काम करने पर राजी हो जाते हैं। इसलिए इनकी बाहर देशों में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का अच्छा खासा एक्सचेंज इस देश के खजाने में मौजूद है। तभी सिर्फ 52 साल पुराना ये देश 76 साल पुराने पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 20 सालों में बांग्लादेश एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।